हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपेंडिक्स 1 का क्लास 2 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग अभी क्लास 1 में पढ़ चुके हैं डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। और इस क्लास में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था बेनिफिट्स, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा इसके बेनिफिट्स के बारे में चर्चा कर ली जाए। कई बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये है कि एक आपका कम्युनिकेशन बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप जनरलाइज कम करते हैं और अनटेस्टेड क्लेम्स कम से कम करते हैं, बिकॉज यू नो दैट क्लेम्स में फेल, क्लेम्स में बी डिस्प्रूव्ड बाई काउंटर एग्जाम्पल्स। फिर आप अगर इन रीजनिंग के कंसेप्ट को यूज़ करें तो आपके कॉन्ट्राडिक्शंस कम से कम होते हैं, बिकॉज यू हैव लर्नड कि एक्शियम्स और पॉस्टुलेट्स की जो फाउंडेशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो पहला एक फ़ायदा होता है ये। दूसरा फ़ायदा है कि डिडक्शन और इन्फरेंस आपका स्ट्रांग हो जाता है, जिसमें आप जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज़ करते हैं, और आप किसी भी इवेंट की हिस्ट्री को बैक ट्रेस कर सकते हैं, जैसा कि आर्कियोलॉजी या पुरातत्व शास्त्र में होता है, अर्थ साइंस जियोलॉजी में होता है, या अपराध विज्ञान में होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आप डिडक्शन निकालते हैं कि क्या हुआ होगा। जैसे हमने जो एग्जांपल देखा था कि एक फ्लावर के ब्लूम करने की कंडीशन है कि एक दिन पहले का तापमान 28 डिग्री से ऊपर हो। तो यदि वो 15 तारीख को ब्लूम हुआ है तो ये तय है कि 14 तारीख को तापमान उसकी फेवरेबल कंडीशन रही होंगी, विदाउट एक्चुअली सीइंग द कंडीशंस, ग्राउंड कंडीशंस ऑन प्रीसीडिंग डे। आप ये कह सकते हैं कि आज ये हुआ है तो कल ये हुआ होगा। इन्फरेंस के आधार पर, डिडक्टिव रीजनिंग के आधार पे आप ये कह सकते हैं। अब ये बता दूं, इसी फील्ड में एक शर्लॉक होम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ही वॉज अ ग्रेट डिडक्शनिस्ट। इनको डिडक्शंस का काम बड़े अच्छे से आता था। इनकी वेब सीरीज़ भी है, मूवी भी है, आप देखिएगा। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग के ही वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जो मैथ्स हो या ना हो, मैथ्स के ऑब्लिक रेफरेंसेस भी हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। ये एक्चुअली तर्कशास्त्र की फील्ड है, जिसको लॉजिक कहते हैं, जो फिलॉसफी और लॉ में, फॉरेंसिक्स में, सब जगह ये रीजनिंग प्रयोग होती है। और आपके लेवल पे ये चैप्टर तो है ही, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। फिर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। ये वो होते हैं जिनमें कुछ ये शब्दों का इस्तेमाल होता है: एवरी, ऑल, नन, ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नोबडी। इनको एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह रहा हूँ। इनको दे नीड टू बी टेस्टेड विद काउंटर एग्जाम्पल्स, और इनको एक बार डिस्प्रूव करना भी आसान होता है। अगर हमको एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स तुरंत ही ध्वस्त हो जाते हैं। वही ना, एक्सट्रीम चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं होती हैं। अगर आपको एक भी इसका अपवाद मिल गया तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स तुरंत डिमोलिश या डिस्प्रूव हो जाते हैं। डिस्प्रूव मतलब किसी चीज़ को गलत सिद्ध कर देना, डिस्प्रूव होता है। तो ध्यान दें, ये रीजनिंग के सवाल आते हैं, इसमें एवरी, ऑल, नन, ऑलवेज, नेवर, एवरीबडी, ये इत्यादि ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, और उनसे संबंधित क्लेम किए जाते हैं। तो उनको डिस्प्रूव करना अगर पॉसिबल है तो इनको टेस्ट करना, इसको टेस्ट किया जाना चाहिए काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से। फिर एक हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, होमवर्क जैसा ही है। फाइंड अ काउंटर एग्जाम्पल इफ एनी टू डिस्प्रूव द फॉलोइंग एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स और क्लेम्स। यहाँ पे 3-4 मैंने आपको कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिए हैं, और ये होमवर्क है कि आप एक काउंटर एग्जाम्पल निकालिए और इन सभी को यथासंभव डिस्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। पहला है, प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल्स इज ऑलवेज इर्रेशनल। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स, वहाँ से ये एक लॉजिकल रीजनिंग का सवाल भी उत्पन्न होता है। प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल्स इज ऑलवेज इर्रेशनल। ऑलवेज शब्द यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाता है। कोशिश कीजिए कि इसको डिस्प्रूव करें आप एक काउंटर एग्जाम्पल निकाल के। दूसरा है, सम ऑफ रैशनल्स इज नेवर इर्रेशनल। नेवर भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कोशिश करें, क्या आपको कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलता है इसमें। नंबर 3, सम ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज अ लीनियर पॉलिनोमियल। दो रैखिक बहुपदों का योगफल हमेशा एक रैखिक बहुपद होता है। आप देखिए कोई काउंटर एग्जाम्पल आप ढूंढ पाते हैं कि नहीं। चौथा, एवरी नेचुरल नंबर इज स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर। हर प्राकृतिक संख्या किसी न किसी परमेय संख्या का वर्ग होती है। देखिए। और पांचवा थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसमें टॉफी बनी है, ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड क्वेश्चन है। एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ अ सोल्यूशन वेयर बोथ वेरिएबल्स टेक इक्वल वैल्यूज। प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक ऐसा हल होता है जहाँ पे दोनों चरों की वैल्यू या मान बराबर होता है। आपको पता है कि हमने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है, रैखिक समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं
उनके असंख्य हल होते हैं, प्रत्येक समीकरण के रियल नंबर्स में असंख्य अनेकों हल होते हैं। तो ये क्लेम है कि प्रत्येक रैखिक समीकरण जो दो चरों वाला होता है उसका एक सोल्यूशन ऐसा होगा जहां दोनों चरों का मान बराबर हो जाएगा। तो आप इन 5 क्वेश्चंस हैं, ये DIY हैं, इनको आप डिमोलिश करने की कोशिश कीजिए काउंटर एग्जाम्पल मेथड से। अगर आपने एक भी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिया तो ये डिस्प्रूव हो जाएंगे क्लेम सारे, और नहीं ढूंढ पाए तो शायद ये सही हो। PQ डिडक्शन रूल हमने देखा था, इसका एक रिवीजन कर लेते हैं, समअप कर लेते हैं। अगर P implies Q, if P implies Q, then फॉलोइंग आर पॉसिबल डिडक्शंस। PQ की मदद से हम फॉलोइंग डिडक्शन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, सही हैं, गलत हैं, ट्रू हैं, फॉल्स हैं। P implies Q से एक बात निकलती है, क्या Q वेदर Q implies P, दिस इज इनवैलिड। यहाँ पे M1 मिस्टेक हो गई। मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स के 2 क्लासिफिकेशन बताए थे, M1 और M2। P implies Q से आप Q implies P नहीं कह सकते, ये इनकरेक्ट रिवर्सल ऑफ लॉजिक हो गया। उसी तरह आप नॉट P implies नॉट Q नहीं कह सकते, ये भी इनवैलिड डिडक्शन हो गया, M2 मिस्टेक हो गई। लेकिन आप नॉट Q implies नॉट P कह सकते हैं, ये एक वैलिड डिडक्शन है क्योंकि यहाँ पे नेगेशन को प्रॉपरली किया गया है, दिस इज अ करेक्ट नेगेशन। तो ये समरी है PQ रूल की, इसको आप चार्ट बना के नोट कर लें और ये बहुत जगह काम आएगा। तो इन द एंड कहेंगे हम, negation of an implication holds in reverse. Negation of an implication holds in reverse. That is, if P implies Q, then not Q implies not P. If P implies Q, then negation of Q implies negation of P. आपने negation किया और उसको reverse कर दिया, तो negation of an implication holds in reverse ऐसे कह सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन हर रीजनिंग के सवाल में है और लगभग मैथ्स के सभी प्रूफ्स में ये सब लॉजिक चलते हैं, रीजनिंग हो या मैथमेटिकल प्रूफ्स हो, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली कॉमनली आएंगे, इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1.4 A 1.4 पेज नंबर 185, क्वेश्चन 1 का सेकंड स्टेटमेंट। क्लेम है अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। अब देखते हैं ये क्लेम ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स है, क्यों? इसकी एनालिसिस देखिए। स्टेटमेंट P है शेप इज अ स्क्वायर, और स्टेटमेंट Q है ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियरली P से Q डराइव होता है, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि स्क्वायर इम्प्लाइज ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन उल्टा नहीं चलेगा, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो इससे ये इम्प्लीकेशन नहीं निकलता कि वो शेप निश्चित रूप से स्क्वायर ही होगा। देखिए, स्क्वायर इम्प्लाइज इक्वल साइड्स तो एक वैलिड बात है, लेकिन Q इम्प्लाइज P, P इम्प्लाइज Q से आप Q इम्प्लाइज P नहीं कह सकते। यहाँ भाई आपकी मिस्टेक M1 हो गई। रोम्बस इज ए काउंटर एग्जाम्पल, इसकी साइड्स तो बराबर हैं लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो इक्वल साइड्स में और मे नॉट इम्प्लाई ए स्क्वायर। ये कहना गलत है कि इक्वल साइड्स वाला स्क्वायर ही होगा। वही तो है, क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड इज अ स्क्वायर। नो, दिस इज नॉट इन जनरल ट्रू, दिस मे बी ट्रू मे बी फॉल्स अगर रोम्बस आ गया तो। इसके बाद एक प्रैक्टिकल DIY एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, थोड़ी एंटरटेनिंग भी रहेगी। आप इसमें एक रिवीजन कीजिए। पहले तो इन कंसेप्ट को बहुत रिवाइज कीजिए और डे टू डे लाइफ में देखिए, जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं आपके चारों ओर, समाज में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, क्लास में, जब भी कहीं झगड़ा हो कोई क्वेरल हो, कन्फ्लिक्ट हो, तो ऑब्जर्व कीजिए कि लोग अपने हीटेड आर्गूमेंट्स में M1 या M2 टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। उसी से कन्फ्यूजन पैदा होता है, उसी से कन्फ्लिक्ट का जनरेशन होता है। तो आप ये ऑब्जर्व करें कि ऑब्जर्व M1 M2 मिस्टेक्स कमिटेड बाय पीपल स्पेशली इन एनी क्वेरल और कन्फ्लिक्ट। जहाँ भी कहीं कोई क्वेरल या कन्फ्लिक्ट हो, वर्बल हीटेड आर्गूमेंट हो, आप देखिएगा जो कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा होता है, लॉजिक के गलत इस्तेमाल से या फॉल्टी रीजनिंग से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है और फिर झगड़े होते हैं। तो जहाँ भी कहीं झगड़ा वगड़ा हो, आप नज़र दौड़ाएं और गौर करें, एक लॉजिशियन के दृष्टिकोण से देखें कि जनरली लोग M1 या M2 प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं, तभी कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आप करेक्ट रीजनिंग करेंगे तो उससे आपके कन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, कन्फ्यूजन भी कम होंगे, और आपकी जो एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली वही आप कह पाएंगे।
तो वही लिखा है, इसको आप नोट कर लें। करेक्ट रीजनिंग विल रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन। और साथ ही ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी इम्प्रूव करेगी। अगर आपका लॉजिकल और डिडक्टिव रीजनिंग अच्छी है, PQ वाला आप मिस्टेक्स M1 M2 नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका तर्क स्ट्रांग होगा, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि इन द एंड ये ह्यूमर लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये इम्प्रूव होगा और कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा और एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन विद ब्रेविटी, संक्षेप में आप एक्यूरेट बात कहना सीख पाएंगे। आगे हेडिंग देखते हैं A1.4 थ्योरम्स, कॉन्जेक्चर एंड एक्जियम्स। थ्योरम क्या होती है, कॉन्जेक्चर क्या होता है और एक्जियम तो आप पढ़ चुके हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में। एक्जियम्स तो नोशंस थी जो मैथमेटिक्स में इन जनरल अप्लाई होती हैं, जिनकी प्रमाइस पे मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन की जाती है, वो आपने देखा था, 7-8 थे। कॉन्जेक्चर क्या होता है और थ्योरम क्या होती है। देखिए, कॉन्जेक्चर एक क्लेम होता है जो डेटा की स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एक ऑब्जर्वेशन माना जाता है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, एक प्रिडिक्शन होता है ऑब्जर्वेशन के आधार पे, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे। डेटा सेट लेके मैथमेटिशियंस कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसके आधार पे एक ट्रेंड एनालिसिस होती है और एक पैटर्न को पकड़ते हैं, फिर एक क्लेम किया जाता है कि ऐसा होता होगा। और बाद में जब इस क्लेम को प्रूव कर दिया जाता है तो वो कॉन्जेक्चर से आगे बढ़ के बन जाता है थ्योरम या प्रमेय। देखिए, conjecture is a statement which we believe is true based on our mathematical understanding and experience, that is our mathematical intuition। मैंने पहले ही बताया था कि इंट्यूशन हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग का आधार होता है, आधार स्तंभ होता है, जिसके आधार पे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा होगा, हो ना हो ऐसा पैटर्न होगा या ऐसा कोई एक फॉर्मूला बन के आएगा। देखिए, अब उसको अगर प्रूव कर दिया जाए, अब प्रूफ क्या होता है इसकी डेफिनेशन अगले क्लास में दी जाएगी। कॉन्जेक्चर क्या है, एन ऑब्जर्वेशनल क्लेम बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड टेस्टेड ऑन ए डेटा सेट। आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो मैथ्स में, कुछ डेटा लेकर कुछ ट्रेंड देखते हो, स्टडी करते हो, उसके आधार पे एक ऑब्जर्वेशनल क्लेम करते हो कि ऐसा होगा। आपकी ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप कयास लगाते हो, इंट्यूटिवली एक प्रेडिक्शन करते हो, और बाद में जब इसको सिद्ध कर लेते हो मैथमेटिकली एनालिटिकल प्रूफ की सहायता से, जब इसे आप प्रूव कर ले जाते हो तो ये बन जाता है थ्योरम या प्रमेय। व्हेन अ कॉन्जेक्चर इज प्रूवन विद रिगरस एनालिटिकल प्रूफ विदाउट यूज ऑफ डेटा। डेटा का इस्तेमाल अब खत्म हो गया, डेटा का इस्तेमाल था कॉन्जेक्चर बनाने में, बाद में जब उसको रिगरसली प्रूफ किया जाता है लॉजिकल आर्गूमेंट की सहायता से और वही डिडक्टिव रीजनिंग के फंडों से, तो एक रिगरस एनालिटिकल प्रूफ कहते हैं इसको। फिर वो कॉन्जेक्चर अगर बन पाया तो, अगर प्रूव हो पाया तो थ्योरम का रूप ले लेता है प्रमेय। और ये हाईएस्ट पेडेस्टल है मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, इसको सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन और सर्टेनिटी के साथ माना जाता है। कॉन्जेक्चर अभी भी एक हाफ बेक्ड गेस वर्क ही होता है, एक तरह का प्रेडिक्शन होता है एट बेस्ट, उसकी कोई वेरिफिकेशनल वो नहीं होती है, फाउंडेशन। A conjecture becomes a theorem after rigorous analytical proof। अब स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ्स एंड थ्योरम क्या होते हैं, थ्योरम बनती कैसे है, उनके पीछे के स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन, जो एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से होता है। दूसरा स्टेप है डेटा का विश्लेषण, एनालिसिस, जिससे हम पैटर्न पता करते हैं कि पैटर्न क्या बना। तीसरा स्टेप है कॉन्जेक्चर फ्रेम किया जाता है। एनालिसिस के बाद हम पैटर्न पकड़ते हैं, उस पैटर्न के आधार पर हम एक प्रेडिक्शन करते हैं और एक कॉन्जेक्चर को क्लेम करते हैं कि ऐसा होगा। चौथे स्टेप में हम इस कॉन्जेक्चर को प्रूव करते हैं, रिगरस प्रूफ और एनालिटिकल प्रूफ या लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे। और जब एक बार प्रूफ हमको मिल जाता है, एक टेस्टेड फाइनल प्रूफ, तो वो कॉन्जेक्चर थ्योरम में तब्दील हो जाता है। थ्योरम एक कन्फर्मेशन होता है किसी भी मैथमेटिकल रीजनिंग का, फाइनल स्टेप होता है। तो कॉन्जेक्चर को प्रूफ करने के बाद वो थ्योरम बन जाती है, जिसको हम प्रमेय कहते हैं। आगे, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे टेक एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड ऐड देम। आप जब ऐड करोगे तो आप कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो नंबर्स के साथ, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसके आधार पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पे आप एक या एक से अधिक कंजेक्चर्स गैस कर सकते हो,
एक कंजक्चर आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज इवन। दूसरा कह सकते हो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाई 6। ये भी आपके प्रेडिक्शंस हैं, ये कॉन्जेक्चर्स ही हैं इन द एंड। अभी आपने उनको प्रूव नहीं किया है, बस ये एक कंजेक्चरल स्टेज पे बनाए गए ऑब्जर्वेशनल क्लेम है। एक ये बड़ा प्रसिद्ध गोल्डबैक्स कॉन्जेक्चर है इंटरनेशनली, येट टू बी प्रूव्ड है, अभी इसको प्रूव नहीं किया जा पाया है। इसके लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक एनालिटिकली या रिगरसली प्रूफ नहीं किया जा सका है। ये कहता है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर दैन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, अर्थात 2 से बड़ा हर इवन नंबर 2 प्राइम नंबर्स के एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल 4 इज़ 2 + 2, 6 इज़ 3 + 3, 2, 3 ये सारे प्राइम नंबर हैं, 8 इज़ 3 + 5, 10 इज़ 3 + 7। इसको बड़ी लार्ज वैल्यूज़ तक वेरीफाई तो किया गया है, लेकिन फ़िलहाल एज ऑन डेट इसका कोई रिगरस प्रूफ नहीं ऑब्टेन हो सका है। तो रिगरस प्रूफ इज़ मिसिंग, अभी तक ये कंजेक्चर की ही स्टेज पे है। इसको गोल्डबैक कॉन्जेक्चर कहते हैं, मैथमेटिशियन गोल्डबैक के नाम पे। इट हैज़ बीन वेरीफाइड अप टू लार्ज वैल्यूज बट रिमेन्स अनप्रूवन टिल डेट। ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, इसका प्रूफ नहीं दिया जा सका है। अच्छा, प्रूफ और वेरिफिकेशन में क्या फ़र्क है? वेरिफिकेशन में गिव सम सेटिस्फैक्शन बट प्रूफ गिव्स अ गारंटी। वेरिफिकेशन से आपको कुछ हद तक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कोई गारंटी नहीं होती कि कोई रिजल्ट एब्सोल्युटली ट्रू है या फॉल्स है, या अक्रॉस ऑल सिनारियोज ये होल्ड करता है। थ्योरम ही है जो कन्फर्मेशन देती है। वेरिफिकेशन से आपको सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन, ये प्रिलिमिनरी आइडिया मिलता है। वेरिफिकेशन में भी मिसलीडिंग इवन आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। ये भी देखने वाली बात है कि वेरिफिकेशन भले ही कितने लंबे डेटा सेट पे किया गया हो, लेकिन ये कभी कभी मिसलीडिंग भी हो जाता है। वेरिफिकेशन में भी मिसलीडिंग इवन आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। देखते हैं इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट वेरिफिकेशन अलोन इज नॉट एनफ। इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि सिर्फ वेरिफिकेशन ही पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 185 स्टेटमेंट है 2n² + 11 इज प्राइम फॉर ऑल होल नंबर्स n। ये एक्सप्रेशन है 2n² + 11, ये कहा गया है कि ये प्राइम है फॉर ऑल होल नंबर्स n। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन काफ़ी लंबे रेंज तक सही बैठ रहा है, फिर भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखते हैं कैसे। देखिए, दिस होल्ड्स वेरिफिकेशन, इट होल्ड्स ट्रू फॉर n की वैल्यू 1 से 10 तक अगर ली जाए तो ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये एक्सप्रेशन प्राइम आ रहा है। ए फेयरली लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो जैसा कि इस टेबल में दिया है, हर बार एक प्राइम नंबर ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू आप 11 लेंगे तो ये कॉम्पोजिट आ जाएगा। 253 is a composite number which is 11 into 23, which shows that the statement is false. ये statement true नहीं है कि across all whole numbers 2n² + 11 will be prime number. Just one counter example is enough to disprove this claim. एक पिक्चर आई थी ना, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, तो वही है, याद रखने के लिए नेमोनिक है। Just one counter example is enough to disprove a claim which is again an extreme statement. एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होता है? फॉर ऑल के लिए ये एक्सप्रेशन प्राइम नंबर होगा। ये क्लेम था हमारा, जो कि होल्ड नहीं करता है n = 11 के लिए। भले ही ये इसकी वेरिफिकेशन एक लार्ज नंबर डेटा सेट के लिए हो गई हो, n की वैल्यू अपने 1 से लेकर 10 तक आजमाई और अपने हर बार एक प्राइम नंबर ऑब्टेन किया, तो इससे आपको एक गेस मिला, एक प्रिलिमिनरी बिलीफ मिला कि शायद ये प्राइम नंबर होता होगा हर नंबर, हर वैल्यू के लिए n की। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने n की वैल्यू 11 रखी, ये एक्सप्रेशन हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर 253 = 11 × 23। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ठीक है, एक काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है, एक ही बंदा काफ़ी है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट वेरिफिकेशन अलोन इज नॉट एनफ, ओनली अ मैथमेटिकल प्रूफ कैन गिव गारंटी ऑफ समथिंग वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आगे देख लेते हैं एक्सियम्स क्या होती हैं।
एक्सियम्स सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं, इनको हमने देखा था चैप्टर 5 में, यूक्लिड द्वारा दिए गए एक्सियम्स हमने पढ़े थे, इनको मैथ फाउंडेशन माना जाता है। एक्सियम्स जिनको हम हिंदी में अभिग्रहित कहते हैं, दे आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, द स्टार्टिंग पॉइंट, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। इनको प्रूफ दिए बिना सत्य मान लिया जाता है। वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। हर बात का प्रूफ मैथमेटिक्स में नहीं दिया जा सकता, इसलिए इनको सेल्फ एविडेंट ट्रूथ ही माना जाता है। यह हमारी इंट्यूशन के आधार पे होते हैं। ये नोशंस होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में इन जनरल अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा था। ये हो गया अभिग्रहित। देन इंट्यूशन कभी कभी फेल भी हो जाता है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें, इंट्यूटिवली आपको लगेगा कि लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी को कंपेयर करने पे ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम पैदा होता है कि सी डी की लंबाई ए बी से ज़्यादा है, लेकिन वस्तुतः अगर आप स्केल से नापें तो पाएंगे दोनों लाइन सेगमेंट्स एक ही लंबाई के हैं, बस एरो इनवर्ड या आउटवर्ड होने से उसकी एपरेंट लेंथ ज़्यादा या कम प्रतीत होती है। तो इंट्यूशन भी कभी कभी फेल होता है, वेरिफिकेशन भी कभी कभी मिसलीड करता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। तो इंट्यूशन और वेरिफिकेशन से बहुत ज़्यादा हमको विश्वास प्राप्त नहीं होता। ओनली ए मैथमेटिकल प्रूफ गिव्स सर्टेनिटी। निश्चितता केवल गणितीय प्रमाण से आती है। ओनली ए मैथमेटिकल प्रूफ गिव्स अ सर्टेनिटी। कभी कभी इंट्यूशन फेल करता है, हमारी विजुअल ऑब्जर्वेशन सच नहीं होती, और वेरिफिकेशन मिसलीड कर सकता है भले ही कितने लंबे डेटा सेट पे आजमाया गया हो। तो ऐसी दशा में मैथमेटिकल प्रूफ ही एकमात्र रास्ता है सर्टेनिटी या सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए। कुछ डेफिनेशंस हैं इन द एंड, रिवाइज कर लेते हैं। कंजक्चर क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। फिर जब इसको प्रमाणित कर लिया जाता है तो ये बन जाता है थ्योरम। प्रमेय इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड। दिस हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी। इसकी विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा होती है। और a theorem is a mathematical statement whose truth has been logically established. This has highest level of authenticity. इसके छोटे वर्जन भी होते हैं, इनको लेमा या कोरोलरी कहते हैं, उपप्रमेय। ओके, ये क्लास यहाँ समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल प्रूफ होता क्या है और वो किस प्रकार लिखा जाता है या किस प्रकार डेराइव किया जाता है, उसकी सिंटैक्स क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइन, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास आफ्टर दिस हेडिंग. We'll see what is a proof and how it is written. Till then, goodbye.